एक गांव में एक गरीब लड़का गोलू रहता था, जिसकी उम्र 12 साल थी। उसके पिताजी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे, जिससे आमदनी ज़्यादा नहीं होती थी। घर में उसकी माँ और उसके अलावा उसके 3 बहन भाई और थे। इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करना उसके पिताजी के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी उसके पिताजी उनकी फीस भरने में असमर्थ थे। इसलिए आजकल गोलू पढ़ाई छोड़कर इधर उधर घूमता रहता। गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे भी उसे अपने साथ नहीं खिलाते थे और उसकी हंसी उड़ाया करते थे। अरे देखो, गरीब गोलू आ गया। तुम्हें पता है, कल शाम जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे तो उसकी बड़ी बहन आई और अचार मांगने लगी। उनके घर में तो अचार भी नहीं है। अरे देखो देखो, इसकी कमीज भी फटी हुई है और इसके पैरों में चप्पल भी नहीं है। देखो ये कितना गरीब है। गोलू, तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारी परछाई भी हम पर पड़ी तो हम भी गरीब हो जाएंगे। जाओ, भागो यहां से। गोलू, जो उनके साथ खेलने का मन बनाकर आया था, उनकी कड़वी बातें सुनकर बड़ा ही दुखी हो जाता है और वहां से भागता हुआ सीधा नदी किनारे पहुंच जाता है। थोड़ी देर वो वहीं शांत बैठा रहता है, फिर खड़ा होकर वो नदी में छलांग लगा देता है कि तभी पानी में 2 जादुई भिंडी उसे पकड़ लेती है। अरे अरे, इस तरह बिना देखे भी भला कोई नदी में छलांग लगाता है? तुम तो हमारी जान ही निकाल देते। सुनो लड़के, पहले तो हमें ये बताओ कि तुमने इस तरह अचानक नदी में छलांग क्यों लगा दी? तुम तो काफी देर से किनारे पर बैठे हुए थे। गोलू को बचाने के लिए दोनों भिंडियों ने अपने आकार को बड़ा कर लिया था। इतनी बड़ी बड़ी भिंडियों को देखकर गोलू दोनों हाथ बांधकर कांपने लगा। उसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वो तो इतनी बड़ी बड़ी भिंडियों को देखकर डरा हुआ था। क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं? डरो मत और हमें सब कुछ बताओ। क्या पता हम तुम्हारी मदद कर सके। ये सुनकर गोलू को थोड़ी सी दिलासा मिलती है। वो बहुत हिम्मत करके आखिर बोल पड़ता है। सबकी बातें सुनकर मेरा सिर बहुत गर्म हो गया था। मुझे लगा नदी में नहा लूंगा तो सर ठंडा हो जाएगा। मेरी गली में खेलने वाले सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो मुझे अपने साथ नहीं खिलाते हैं। मेरे पिताजी एक मजदूर हैं। घर में खाने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किल से कुछ हो पाता है। ऊपर से हमारी पढ़ाई भी छूट गई है। सभी गांव के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। गोलू की बात सुनकर दोनों भिंडी छोटे आकार की हो जाती है और उसके बाद वो गोलू के पास आकर उसे दिलासा देते हुए कहती है, ओह, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है। मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मेरी छोटी बहन को भी बहुत तेज भूख लगी हुई थी, इसीलिए मैंने अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया। ये सुनकर दोनों जादुई भिंडी को उस पर बहुत दया आती है और तभी वहां पर एक मखमल का सफेद कपड़ा बिछ जाता है, जिसके ऊपर तरह तरह का खाना रखा हुआ था। इतना बढ़िया खाना देखकर गोलू की आंखें फटी की फटी रह गई और वो दोनों भिंडियों से कहने लगा, ये तो बहुत सारा खाना है। मैं अकेले इतना सारा खाना कैसे खा सकता हूँ? क्या ये सारा खाना मैं अपने घर वालों के लिए लेकर चला जाऊं? मैं फिर उन्हीं के साथ खा लूंगा। मेरे घर वाले भी भूखे हैं। वो लोग भी इतना अच्छा खाना देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। कोई बात नहीं, उनके लिए और खाना आ जाएगा। तुम पेट भर कर खाना खाओ। ये सुनकर गोलू जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। वो खाने पर इस तरह टूट पड़ा जैसे कि उसने कभी पहले खाना देखा ही नहीं था और उसे इस तरह खाना खाते हुए देखकर दोनों भिंडियों को उसके ऊपर बड़ा ही प्यार और दया आ रही थी। खाना खाने के बाद गोलू उन दोनों को धन्यवाद देता है और कहता है कि थोड़ा खाना उसके परिवार के लिए भी दे दे। ठीक है, तुम उनकी चिंता मत करो। पहले तुम अपना हुलिया ठीक करो। ये कहकर वो भिंडी अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाती है और फिर गोलू की तरफ कर देती है। तभी गोलू के बदन पर बहुत सुंदर कमीज और कच्छा आ जाता है और पैरों में सुंदर सुंदर चप्पल भी।
गोलू अपने नए कपड़े और चप्पल पाकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जादुई भिंडी उसके जेब में बैठ जाती है और गोलू के घर आ जाती है। घर आने पर, अरे गोलू, कहाँ थे सुबह से? और ये सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर चप्पल की तूने कहीं चोरी की है क्या? सच बताओ, वरना मैं माँ बाबा से कह दूंगी कि तू चोर बन गया है। तुझे शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? नहीं नहीं दीदी, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला तुम्हारा गोलू कभी चोर बन सकता है? ये सब तो मुझे जादुई भिंडी ने दिया है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी मदद इन 2 जादुई भिंडियों ने की है। जादुई भिंडी ने दिया है? बेवकूफ समझ रहा है क्या? सच सच बताओ, वरना मैं तेरी पिटाई कर दूंगी। माँ, माँ, इधर आओ, देखो गोलू ने चोरी की है। बड़ी बहन की आवाज़ सुनकर माँ और गोलू के छोटे भाई बहन भी वहाँ आ जाते हैं और गोलू को यूँ सुंदर कपड़ों और चप्पल में देखकर वो लोग भी हैरान रह जाते हैं। गोलू, तुम्हारे कपड़े कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। क्या हुआ? तुम अपने भाई पर चिल्ला क्यों रही हो? गोलू, तुम इतने नए कपड़े कहाँ से लेकर आए? सच सच बताओ, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है? नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरी बात पर यकीन करो, ये सब कुछ मुझे इन 2 जादुई भिंडियों ने दिया है। तुम दोनों क्यों नहीं बोल रही हो? अब चुपचाप क्यों हो? तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। जल्दी से कुछ बोलो, वरना मेरी माँ और मेरी बहन मेरी पिटाई कर देंगी। झूठे कहीं के, 2 भिंडी जेब में रखकर लेकर क्या आ गया और हमें उल्लू बना रहा है कि ये जादुई भिंडियां है। मुझे लगता है जरूर तूने चोरी की है। रुक, मैं अभी बताती हूँ तुझे। ये कहकर गोलू की माँ पास पड़ी हुई एक लकड़ी को उठा लेती है और वो गोलू को मारने ही वाली थी कि तभी दोनों जादुई भिंडियाँ अपना आकार बड़ा कर लेती है और उसकी माँ का हाथ पकड़ लेती है। अरे कैसी माँ हो? बच्चा तुम्हें सच बता रहा है, फिर भी तुम उसे मारने के लिए आ रही हो। गोलू ने सच में कोई चोरी नहीं की है, ये सब तो हमने उसे दिया है। 2 जादुई भिंडियों को इस तरह बोलते हुए देखकर पहले तो सारा परिवार डर गया और फिर सारी हकीकत जानने के बाद वो उनका शुक्रिया अदा करने लगा। सारा परिवार इस समय भूखा था, इसलिए जादुई भिंडी ने उन्हें खाने के लिए बढ़िया खाना देती है और फिर बढ़िया कपड़े भी। बातों बातों में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तब तक गोलू के पिताजी घर में आए और सामने 2 बड़ी बड़ी जादुई भिंडियों को देखकर वो दरवाजे पर ही चिल्लाने लगे। कौन हो तुम लोग? जल्दी से बताओ, मेरे परिवार के साथ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जरूर तुम दोनों कोई चुड़ैल हो, तुमने रूप बदल लिया है। भाग जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगा। अब शांत भी हो जाओ, क्यों चिल्लाकर मोहल्ले को इकट्ठा कर रहे हो? अंदर आओ, मैं बताती हूँ। फिर गोलू की माँ सारी बात उसके पिताजी को बता देती है। ये सुनकर उसके पिताजी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम लोग रूप बदल कर यहाँ पर आई हो। तुमने मेरे परिवार को भोजन कराया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। हमने आज से पहले कभी इस तरह किसी इंसान की मदद नहीं की है, लेकिन आज तुम लोगों की मदद करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोगों की दशा देखकर हमें तुम पर बड़ा ही दुख आ रहा था और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम लोगों के दिन सवार दिए जाए। क्या सचमुच में तुम ऐसा कर सकती हो? देखो, मुझे लालच तो नहीं है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कर सकूं। वो स्कूल जाएं, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, मेरे घर में कभी खाने पीने की कोई कमी ना रहे और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में हमेशा सुख शांति रहे। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकती हो? क्या तुम मुझे कोई ऐसा काम दिला सकती हो जिससे मेहनत करके मैं अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर सकूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी एक सब्जी की दुकान खुलवा देती हूँ, जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ सुबह सुबह ही तुम्हारी दुकान पर अपने आप आ जाएगी। फिर तुम उन्हें बेचकर पैसे कमाना। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन गांव में सब्जी कौन खरीदेगा? सबके खेत हैं, वो लोग वहां से सब्जी तोड़ लाते हैं। तुमने ही तो कहा कि तुम मेहनत करना चाहते हो, तो जाओ एक दुकान शहर में खरीद लो, उसके पैसे मैं तुम्हें दूंगी और वहां पर दुकान लगाओ, मेहनत करो और अपने परिवार को पालो। फिर दोनों भिंडियाँ गोलू की माँ को बुलाती है और वो उन्हें एक डब्बा देती है और कहती है, तुम ये डब्बा लो, इसमें जब भी तुम हाथ डालकर कोई भी चीज मांगोगी तो तुम्हें मिल जाएगी। अब तुम लोग कभी गरीब नहीं रहोगे।
ये सुनकर सारा परिवार खुश हो जाता है। दोनों जादुई भिंडियाँ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ही सुबह उसके पिताजी शहर जाते हैं और वहाँ पर एक दुकान पसंद करके अपना काम शुरू करते हैं। अचानक से वहाँ पर बहुत सारी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ और फल आ जाते हैं। इतनी ताज़ी सब्जियाँ देखकर जल्दी ही वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। उधर गोलू और उसके भाई बहन सब अगले दिन से ही स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। उनकी माँ ने घर को बहुत सुंदर सजा दिया। शाम को जब गोलू बाहर खेलने के लिए गया तो वो गली मोहल्ले के सभी बच्चे गोलू को देखकर हैरान हो गए। उसने सुंदर सुंदर कपड़े और चप्पल जो पहने हुए थे। अरे गोलू, मैंने सुना है अब तुम लोग अमीर हो गए हो। तुम्हारे कपड़े और चप्पल तो हमारे कपड़े और चप्पल से भी सुंदर है। तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो गोलू आज। क्या अब तुम लोग मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तू भी हमारा दोस्त। हाँ, आज से गोलू भी हमारा दोस्त। अब हम सब लोग मिलकर खेला करेंगे। आओ गोलू, अब वहां क्यों खड़े हो, जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर गोलू खुश हो जाता है और पहली बार वो उन लड़कों के साथ जी भर कर खेलता है। ऐसे ही तरह वक्त बीतता गया और सभी बच्चे बड़े हो जाते हैं। गोलू भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा था, लेकिन आज भी वो गरीब बच्चों का मसीहा बना हुआ था। वो जब भी ऐसे बच्चों को देखता उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करता और ये करते हुए उसे हमेशा याद आती कि उन दो जादुई भिंडियों ने किस तरह उनका जीवन बदल दिया। किशनलाल और सुमित्रा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उनकी इकलौती बेटी पुष्पा की शादी एक अच्छे घर में हो गई थी। पुष्पा बेटा, आज से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हुई है। तुम अपने ससुराल वालों को हमेशा खुश रखना और हमेशा उनका कहना मानना। भगवान मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। शादी के बाद विदा होकर पुष्पा अपने ससुराल चली जाती है। पुष्पा के पिता एक गरीब किसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। पुष्पा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए शहर के जाने माने एक अमीर घराने से उसके लिए रिश्ता खुद चल कर आया था। इतने अच्छे रिश्ते को भला कौन ही मना करेगा। इसलिए किशनलाल ने बिना अपनी बराबरी का सोचे अपनी बेटी की शादी उस अमीर घर में कर दी। पुष्पा बहू, आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर ले आओ। ससुराल के पहले दिन रस्म के अनुसार पुष्पा सबके लिए अच्छा सा खाना बनाती है। उसके हाथों का बना खाना सभी को बहुत ही पसंद आता है। उसकी शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उसके पति और ससुराल वालों का बर्ताव उसके लिए बहुत ही बदल जाता है। पता नहीं हम लोगों ने क्या सोचकर अपने बेटे से इसकी शादी करवा दी। शादी के पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसे एक बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी कितनी बार इसका ट्रीटमेंट किया है, लेकिन इस पर तो किसी ट्रीटमेंट का कोई भी असर नहीं होता। नीरज बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तू इसे तलाक देकर किसी और लड़की से शादी कर ले, क्योंकि ये तो कभी हमारा वंश आगे बढ़ा ही नहीं पाएगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही है? डॉक्टर ने बताया है कि मेडिकली सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं माँ नहीं बन पा रही। इसमें भला मेरा क्या दोष है? तुम माँ से ज्यादा जुबान मत लड़ाओ। माँ जो भी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारे अंदर कमी है, इसीलिए तो तुम माँ नहीं बन पा रही। अब तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी लाइफ थोड़ी ना खराब करूंगा। मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है, इसीलिए मैं दूसरी शादी करूंगा। मैं वकील से बात करके जल्द ही डिवोर्स के पेपर भी रेडी करवा लूंगा। ये सुनकर पुष्पा के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो इस दुख से उभर पाती कि उससे पहले ही उसके पास उसके एक पड़ोसी की कॉल आती है। हेलो पुष्पा दीदी, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। एक सड़क दुर्घटना में आपके माता पिता का देहांत हो गया है। वो गांव से वापस घर लौट रहे थे, तब उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। ये खबर सुनकर तो पुष्पा की जिंदगी मानो खत्म सी हो जाती है। अपने माँ बाप को खोने के दुख में वो फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन उसकी जिंदगी के इतने नाजुक पलों में भी उसके ससुराल वाले उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। यहाँ पर रोकर ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचियो कि इस हालातों में हम तुझ पर तरस खाएंगे। जा यहाँ से और फिर कभी यहाँ पर लौट कर मत आइयो। मेरा बेटा तेरे घर पर तलाक के कागज भेज देगा। माँ जी, नीरज जी, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए।
इस दुनिया में अब आप लोगों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अब तो मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। कम से कम मुझ पर थोड़ा सा तरस खाइए। लगता है तुम्हें हमारी बात एक बार में समझ नहीं आई। हमने कहा ना, जाओ यहां से। मैं तुम जैसी मनहूस औरत को अपने घर में और नहीं रख सकता। अपने माँ बाप को तो खा ही गई है, थोड़े दिन और मेरे घर में रही तो हमें भी बर्बाद कर देगी। पुष्पा उन सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो लोग उस पर जरा भी तरस नहीं खाते और बड़ी ही बेरहमी से धक्के मारकर उसे घर से निकाल देते हैं। पुष्पा रोती हुई अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए जाती है। उसके पास अब रहने के लिए अपने मायके के सिवा कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो अपने माता पिता के पुराने घर में जाकर ही रहने लगती है। लेकिन उसके माता पिता के बिना उसे वो घर काटने को दौड़ता है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए मम्मी पापा? मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। काश आप मुझे भी अपने साथ ही ले गए होते। ये कहते हुए पुष्पा जोर जोर से रोने लगती है और ऐसे ही सो जाती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये जानकर वो बहुत खुश होती है। उसके मन में एक उम्मीद जागती है कि शायद उसके ससुराल वाले अब उसे अपना लेंगे। लेकिन वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर पर तलाक के कागज आ गए हैं। इन सब के बाद भी वो हिम्मत करके अपने ससुराल जाती है और अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स को अपने ससुराल वालों को दिखाती है। ठीक है नीरज बेटा, इसे घर में रख लो, लेकिन तुम ज्यादा खुश मत होना, समझी ना? क्योंकि अगर तुमने हमारे घर के वारिस को जन्म नहीं दिया और तुम्हें बेटी पैदा हुई तो उसी वक्त इस घर से निकल जाना। मुझे सिर्फ और सिर्फ पोता चाहिए। माँ जी, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो भगवान की मर्जी है। बेटा हो या बेटी, होंगे तो दोनों आप ही के खानदान के चिराग। हमारे यहाँ खानदान का चिराग सिर्फ बेटा होता है। अगर तुम बेटे को जन्म दे सकती हो तो ठीक है, वरना अगर तुम्हें बेटी हुई तो वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। अपने ससुराल वालों की बातें सुनने के बाद पुष्पा फिर से डर जाती है। वो भगवान से हर समय यही प्रार्थना करती है कि उसे एक बेटा हो। लेकिन जैसे ही उसके प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे होते हैं तो अस्पताल में वो एक बेटी को जन्म देती है। जैसे ही ये बात उसके ससुराल वालों को पता चलती है तो वो बिना उस बच्ची का चेहरा देखे ही उन दोनों को अस्पताल में छोड़कर चले जाते हैं और नीरज पुष्पा को तलाक दे देता है। पुष्पा बेचारी इस हालत में अकेले ही अपनी बेटी को लेकर अपने माता पिता के पुराने घर चली जाती है, जहां पर उसके इस हालत में ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता और न ही उसके पास अपना खर्चा चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसे होते हैं। इसलिए वो पैसे कमाने के लिए एक औरत के घर पर काम करने लगती है। पुष्पा, अभी तो तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, शायद 1 महीने की भी नहीं होगी, तो तुम इस हालत में क्यों काम कर रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकती हो। नहीं भाभी जी, बस ये समझ लीजिए कि मेरे जीवन की सच्चाई अब यही है। मुझे बेटी हुई, इस वजह से मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए हम दोनों के लिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए तो मुझे सब कुछ करना होगा। सुनकर दुख हुआ कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं। उन लोगों को उनके किए की सज़ा एक दिन ज़रूर मिलेगी। अभी तुम्हारा तनख्वाह का वक्त तो नहीं है, लेकिन तुम ये 100 रुपये रख लो, इससे तुम्हारा आज का खाना तो आ ही जाएगा। पुष्पा कविता भाभी से 100 रुपये ले लेती है। तभी घर लौटकर आते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ी काकी मिलती है जो एक ठेले पर हरे प्याज बेच रही होती है। सुनो बेटा, तुम मुझसे ये हरे प्याज खरीद लो। सुबह से किसी ने भी मुझसे एक भी प्याज नहीं खरीदा। मेरे पति बहुत बीमार है, मुझे शाम को उनके लिए दवाई लेकर जानी है। अगर तुम मुझसे 100 रुपए के प्याज खरीद लोगी तो मैं उनके लिए दवाई की शीशी खरीद लूंगी। बूढ़ी काकी की बातें सुनकर पुष्पा का दिल पिघल जाता है और वो उसके खाने के 100 रुपयों से हरी प्याज खरीद लेती है। वो जैसे ही घर आती है तो उसके पास हरी प्याज के अलावा खाने के लिए और कुछ भी नहीं होता। मैं बूढ़ी काकी से ये हरी प्याज तो ले आई, लेकिन मैं सादी हरी प्याज खाऊं कैसे? घर में तो आटा भी नहीं है कि मैं रोटी के साथ इसे खा लूं।
अगर तुम्हारे घर में आटा नहीं है तो हम तुम्हारे लिए आटा ले आते हैं। उस आवाज को सुनकर पुष्पा अचानक से चौंक जाती है। वो इधर उधर देखती है कि तभी उसके सामने आटे की एक बड़ी सी बोरी आ जाती है। यहाँ पर अपने आप ये आटे की बोरी कहाँ से आ गई? अपने आप नहीं, इस आटे की बोरी को हम लेकर आए हैं। अरे ये क्या? ये आवाज तो इन हरे प्याजों में से आ रही है। इन हरी प्याजों को तो हाथ पैर भी है और ये तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। हाँ, तुमने अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर उस बूढ़ी काकी की मदद की, इसीलिए अब हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम हमसे जो भी मदद मांगोगी हम तुम्हारी वो मदद करेंगे, क्योंकि हम जादुई प्याज हैं। अगर तुम सचमुच जादुई प्याज हो तो मेरी एक मदद कर दो। मेरे घर में कभी राशन खत्म ना हो और मेरे बच्चे को कभी किसी चीज की परेशानी ना हो, उसे कभी भूखा ना सोना पड़े। अगर मैं भूखी रहूंगी तो वो भी भूखी रह जाएगी। ठीक है पुष्पा, हमारा ये जादू है कि तुम्हारे घर में कभी राशन खत्म नहीं होगा और हम तुम्हारे इस पुराने घर को बिल्कुल नया बना देंगे। जादुई हरा प्याज अपने हाथों को हवा में घुमाता है तो देखते ही देखते पुष्पा के माता पिता का पुराना टूटा फूटा घर बिल्कुल सुंदर नए घर में बदल जाता है और उसकी रसोई बहुत सारे राशन से भर जाती है। हमने तुम्हारी रसोई को ढेर सारे राशन से भर दिया है। अब तुम्हारी रसोई में ये राशन कभी खत्म नहीं होगा। तुम इसमें से जितना राशन इस्तेमाल करती जाओगी उतना ही राशन तुम्हारी रसोई में वापस से भर जाएगा। साथ ही मैं तुम्हारे लिए सब्जियों की एक दुकान भी खोल दूंगा। तुम उन सब्जियों को बेचकर अपनी बेटी को पालना। तुम उस दुकान में जितनी भी सब्जियां बेचोगी वो कभी खत्म नहीं होंगी। इतना कहकर जादुई हरा प्याज फिर से अपना जादू करता है तो पुष्पा के घर के सामने एक बहुत ही बड़ी सब्जी की दुकान बन जाती है। मैंने अब तुम्हारी मदद कर दी है, इसीलिए अब मुझे यहां से जाना होगा। बस तुम एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ऐसे ही नेक दिल रहना, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी नेक दिली छोड़ दोगी उस दिन मेरा किया हुआ ये जादू खत्म हो जाएगा। नहीं जादुई हरे प्याज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जिस तरह आज तुमने मेरी इतनी मदद की उसी तरह मैं भी हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा की मदद करके जादुई हरा प्याज वहां से गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद से पुष्पा अपनी सब्जियों की दुकान में सब्जियां बेचकर अपनी बेटी का पालन पोषण करती है। साथ ही जब भी कोई जरूरतमंद उससे मदद मांगने आता तो वो कभी भी किसी की मदद करने के लिए मना नहीं करती और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीती है।